हेलो 10th क्लास। 3 पार्ट पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। न्यूट्रिशन पहला पार्ट पढ़ा था बेटा हमने, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया। उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल में ह्यूमन बीइंग का डिस्कशन किया हम लोगों ने और कंप्लीट अप टू डाइजेशन ख़त्म कर चुके हैं। सेकंड जो प्रोसेस है उसको आज डिस्कस करना है हमें, वो है रेस्पिरेशन। तो हेडिंग डालिए रेस्पिरेशन। डेफिनेशन क्या कहती है रेस्पिरेशन की? आप लोगों ने आज तक यही पढ़ा है। रेस्पिरेशन क्या है? सांस लेना और छोड़ना इज रेस्पिरेशन। जी नहीं, रेस्पिरेशन है क्या? जो हम लोगों ने खाना खाया है यानी ग्लूकोज लिया है उसको सेल के अंदर ले जाकर ब्रेक डाउन, तोड़ना। लिखो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी, हम उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन 2 टाइप का है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखिए ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटना, वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक में कहता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं C6H12O6 टूटेगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाएगा क्या बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस 38 मोलिक्यूल ऑफ ATP। दीज ATP की फुल फॉर्म बताई थी आपको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जिस प्रकार हम लोग मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो उस दौरान अपने को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सेल को कोई काम करवाना है तो उसको भी करेंसी या पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो करेंसी, वो पैसा, वो क्या है बेटा? ATP है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ ATP इज द करेंसी ऑफ सेल। इधर देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसका ब्रेकडाउन होगा, ये टूटेगा। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप है। अगर मैं ह्यूमन के अंदर बात करूं, ह्यूमन मसल, कई बार ह्यूमन मसल के अंदर ये ग्लूकोज एनारोबिकली टूटता है तो क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। लैक्टिक एसिड प्लस है 2 मोलिक्यूल ATP के। ठीक है, तो मेन डिफरेंस जो निकल के आया सामने वो ये था, एयरोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा खाना और एनएरोबिक में अब्सेंस में तोड़ा जाएगा फूड या खाना। ठीक है भाई, यहाँ पर 38 मोलिक्यूल, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर 2 ATP के मोलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी। अब डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ा फिर बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं। आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग? ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में कोई डिफरेंस है क्या? जी हाँ, रेस्पिरेशन एक पूरा प्रोसेस है जिसका एक छोटा सा पार्ट है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन एक पूरा बड़ा प्रोसेस है जिसका छोटा सा पार्ट है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग तो खाली क्या है? एक्सचेंज, सांस लेना और छोड़ना, ये ब्रीथिंग है।
लेकिन उस सांस को आप अंदर लेके गए, उस ऑक्सीजन को फिर फेफड़ों से ब्लड के द्वारा सेल में ले जाकर खाने को तोड़ना, वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। तो लिख लो, ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस in which air is taken into the lungs and foul air, FOUL, foul air, गंदी हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, फोल एयर टेकन आउट। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज ए biochemical process. Respiration is a biochemical process in which breakdown of glucose take place. ठीक है जी। चलिए, अब मैं रेस्पिरेशन को एक दोनों जो एरोबिक और एनारोबिक इनको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। सबसे पहले था बेटा ग्लूकोज। एक बार थोड़ा सा पीछे की तरफ एक बार फ्लैशबैक चलते हैं। हमने पढ़ा था डाइजेशन में क्या पढ़ा था? जो हमने खाने में कार्बोहाइड्रेट खाया है उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, उस कार्बोहाइड्रेट को, यानी ग्लूकोज की फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम था अमाइलेज। क्या नाम था बेटा? अमाइलेज। वो अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? जो पॉलीसेकेराइड्स हैं यानी शुगर हैं, उनको सिंपलर फॉर्म यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब वो खाना जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है डाइजेशन के बाद, वहाँ से उसको एब्जॉर्व किया जाता है। छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी, विलेज इनको बोला था हमने। क्या कहा था बेटा? विलेज। वहाँ से वो खाना एब्जॉर्व होकर ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर पहुंच जाता है और वहां से ब्लड उसको सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप समझ सकते हो इसको, एक छोटा सा एग्जांपल समझो। सुबह सब्जी मंडी है, वहां पर जो छोटे छोटे रेडी वाले हैं वो क्या करते हैं? सब्जियां इकट्ठा करते हैं और फिर गली गली में वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी तरीके से मान लो ब्लड है, वो रेडी वाला है, वो करता क्या है? इंटेस्टाइन से उस खाने को इकट्ठा करता है और फिर उसको हर एक सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आवाज लगाता हुआ घूमता रहता है पूरे दिन। तो पूरी बॉडी में घूमते रहेगा ब्लड जिसके अंदर ग्लूकोज है। अब जिस सेल को ग्लूकोज की जरूरत होगी वो ग्लूकोज ले लेगा। अब सेल के अंदर ग्लूकोज चली जाएगी। आगे जाकर क्या स्टेप होता है वो देखिए। ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा पायरुविक एसिड में। किसमें तोड़ा जाएगा बेटा? पायरुविक एसिड में। ध्यान देने वाली बात है, ग्लूकोज 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला C6 लिखते हैं ना हम लोग, C6H12O6। तो कितने कार्बन है इसमें? 6। जबकि पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होता है, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बन जाएंगे। भाई ये बात समझ आई कि नहीं आई? जैसे ही ग्लूकोज बॉडी में पहुंचता है, पहुंचने के बाद बॉडी में सेल में पहुंचता है, तो सबसे पहला स्टेप होता है ग्लूकोज से इसको पायरुविक एसिड में तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोलिसिस। ये होता कहां है सेल के अंदर? तो याद रखना है साइटोप्लाज्म। कहां होता है बेटा? ये साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर है भाई? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन गए। ये ग्लूकोज से पायरुविक एसिड दोनों में बनेगा, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में। कोई फंडा नहीं है, दोनों में बनना है। ये पायरुविक एसिड से
अगला जो स्टेप है वो दोनों के लिए मैं अलग अलग लिख रहा हूं। सबसे पहले लिख रहे हैं एयरोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन में कहता है पायरुविक एसिड से कन्वर्ट किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ये लीजिए, क्वेश्चन यहां से बनता है एयरोबिक रेस्पिरेशन यानी पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनती है, ये प्रोसेस कहां होता है? तो आप इसको लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये स्टेप कहां होगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। पायरुविक एसिड से 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बने यानी एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, ये कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इधर आ जाओ, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको मैंने दो स्टेप में डिवाइड कर दिया। ह्यूमन सेल तो पढ़ चुके हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं ईस्ट के अंदर। किसके अंदर बेटा? ईस्ट के अंदर क्या होगा? और ह्यूमन मसल के अंदर, ह्यूमन मसल के अंदर का ईस्ट क्या होता है बेटा? पहले ईस्ट के बारे में सुनो। ईस्ट एकमात्र ऐसी फंगस है, पहली बात तो क्या है ये बेटा? फंगस है। जितनी भी फंगस होती है वो मल्टी सेल्ड होती है, मल्टी सेलुलर होती है। क्या होती है बेटा? मल्टी सेलुलर। लेकिन ईस्ट एक ऐसी फंगस है जो यूनिसेलुलर है। कैसी है बेटा? यूनिसेलुलर। इसका यूज किया जाता है क्या प्रोडक्शन में बेटा? अल्कोहल। किसके प्रोडक्शन में बेटा? अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है भाई। तो ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वो पायरुविक एसिड से क्या बनाएगी? अल्कोहल प्लस एनर्जी। एनर्जी में बहुत ही कम 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेगा। ह्यूमन मसल में अभी बताया था क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। चलिए, तो ये हो गया रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक। अब ये वाला स्टेप कहां हुआ था? अभी बताया तो माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। साइटोप्लाज्म में ही होगा। यानी अगर मैं डिफरेंस लिखना चाहूं एयरोबिक और एनारोबिक में, तो तीसरा पॉइंट डिफरेंस, आपने 2 लिख लिए थे ना उसमें डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस लिख लीजिए। एयरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, एयरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और एनारोबिक रेस्पिरेशन लिख लेना, इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई। तो ये एक फ्लो चार्ट बन गया रेस्पिरेशन का। अगर आपको कोई 3 नंबर में पूछ ले रेस्पिरेशन को समझाओ और डायग्रामेटिक या स्केच ड्रॉ करो, तो आप ये चीज ड्रॉ करके दिखा दोगे इसको। ठीक है भाई। रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक आपको दोनों समझ आ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस रेस्पिरेशन को एज अ ब्रीथिंग समझते हैं। अगर मैं कहूँ रेस्पिरेशन यहाँ, तो आप ब्रीथिंग से समझना इसको, क्योंकि मैं ब्रीथिंग लिखूंगा फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए, रेस्पिरेशन, इसके अंदर क्या टर्म आती है बेटा? ब्रीथिंग, सांस लेना और छोड़ना। चलिए भाई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। किस में हेल्प करते हैं बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, उन्हें रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलेंगे। ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लंग्स होते हैं। आप सबको पता है कोविड जो चल रहा है उसके अंदर लंग्स ही लंग्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं और बंदे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए बेटा लंग्स ह्यूमन बीइंग के अंदर। सेकंड, अगर बात करूं मैं फिश के अंदर,
फिश के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स हैं, गिल्स आप लोगों ने पढ़ा है, गिल्स। थर्ड फ्रॉग के अंदर स्किन होती है बेटा, मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन, ठीक है भाई। पल्मोनरी वो भी होता है बेटा, लेकिन मॉइस्ट स्किन याद रखना मेनली। फ्रॉग और अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में क्या बेटा, मॉइस्ट स्किन, ठीक है भाई। रेस्पिरेटरी, चलो एक और है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं या छोड़ते हैं उसे रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। रेस्पिरेटरी रेट ह्यूमन बीइंग के अंदर नॉर्मल 12 to 18 रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। आप लोग 1 मिनट में 12 से 18 बार सांस लेते और छोड़ते, ठीक है भाई। एक और यहीं से क्वेश्चन आता है, रेस्पिरेटरी रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक कौन से होते हैं, कई बच्चे पूछ रहे हैं यार, एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाते हैं जो, जैसे फिश वगैरह है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी रेट हाई होता है, हाई। वैसे तो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, हिमिंग बर्ड नाम सुना है, हिमिंग बर्ड छोटी सी वो होती है चिड़िया, उसके अंदर 300 तक होती है उसकी हार्ट बीट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बहुत तेज तरीके से सांस लेती है वो, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का हाई होता है, ऐसा क्यों, ये भी लिख लीजिए। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, एक बार समझ लो, डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन का? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। जो पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से लेते हैं बेटा? जो पानी में घुली हुई है, तो उसको निकालने के लिए उन्हें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, मतलब जल्दी जल्दी वाटर को अंदर लेके जाना पड़ता है, इसीलिए उनके अंदर है जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या बेटा? हाई होता है। ये बात लिख लो, द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव हाई रेस्पिरेटरी रेट बिकॉज they use dissolved oxygen, present in the water, ठीक है जी, मेरे ख्याल से क्लियर है ये बात। नेक्स्ट ह्यूमन के अंदर बात करते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म की बाद में बात करेंगे। हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ऑर्गन्स के बारे में आपको डायग्राम बुक में आराम से समझा दिया, लिखा हुआ है, समझ जाओगे। सबसे पहले मैं एक बार पैसेज बता देता हूं कहां से कहां जाता है। सबसे पहले नोस्ट्रिल, उसके बाद नेसल चैम्बर, उसके बाद फेरिक्स, उसके बाद लैरिक्स, उसके बाद विंड पाइप, ट्रैकिया बोलते हो आप उसे। फिर उसके बाद लंग्स में चले जाती है बेटा। लंग्स के आगे पार्ट बाद में बता दिए जाएंगे आपको, एक एक करके जब डिस्कस करेंगे। ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, एल्वियोली। सबसे लास्ट वाला पार्ट है, उनको एल्वियोली बोलते हैं। तो याद रखना है, एल्वियोली इज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये वो जगह है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है। हम लोग
ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। सीधा सा बात, पहला एक ही बात जिक्र करेंगे हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, किस तरीके से हम सांस लेते और छोड़ते हैं। ठीक है भाई, एल्वियोली के अंदर होगा साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैकेनिज्म की बात करते हैं, किस प्रकार से हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इस चीज को समझने से पहले एक बात आपको पता होना चाहिए, प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बात ऐसे समझ नहीं आएगी। एक एग्जांपल देखो, आपके घर के अंदर पानी का कनेक्शन आता है, प्लास्टिक की पाइप आप उसमें रबड़ की जो पाइप लगा लेते हो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना, उसको आप आगे से दबा देना थोड़ा सा। जैसे दबाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होते है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। इट मीन्स वॉल्यूम की वैल्यू कम करोगे, डिक्रीज करोगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे से खोल दो उस पाइप को और ज्यादा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक रिलेशनशिप है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बात क्लियर होगी ना। उसके बाद हमेशा याद रखना, एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब समझिए, हम सांस ले रहे हैं तो ये जो यहां से लेकर यहां तक है, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग थोरेसिस चेंबर, थोरेसिस चेंबर या थोरेसिस बास्केट बोल दो। ठीक है जी, यहां से लेकर यहां तक ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, तीन चीज है बेटा। सामने बीचों बीच यहां पर एक हड्डी है जिसे स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम सामने की ओर, ये इससे स्टर्नम से जुड़ी हुई है रिब्स। स्टर्नम एक होता है बॉडी में। उसके बाद नंबर 2 है बेटा रिब्स, 12 पेयर, 12 पेयर हैं। 12 इस तरफ निकल रही हैं और 12 इस तरफ निकल रही हैं। आगे से निकलकर ये पीछे जाकर जुड़ी हुई है किसके साथ, वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम के साथ। ये तीनों ने मिलकर वर्टेब्रल कॉलम कितनी है, 26। अब ये 26 है पीछे की तरफ। छोटे बच्चे में 33 होती है, अडल्ट में इनकी संख्या कितनी है बेटा, 26। रिब्स कितनी है, 12 पेयर। इन सब ने मिलकर एक कमरा तैयार कर दिया। समझ लो एक कमरा है, एक कैविटी है, ये अंदर चेस्ट कैविटी भी कह सकते हो इसको। ठीक है भाई, तो इस चेस्ट कैविटी के जस्ट नीचे एक और ऑर्गन है जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, जिसे हम डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायाफ्राम। पहले समझना फिर आपको लिखना है। देखिए मैंने बना दिया ये रूम, कंप्लीट एक रूम बना दिया। नीचे डायाफ्राम रिलैक्स फेज में है, वो इस तरीके का होता है, डोम से। कैसा होता है, डोम से। डायाफ्राम की मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे। डायाफ्राम को कहाँ ले आएंगे, नीचे की तरफ। अपनी ओरिजिनल पोजीशन ये थी और कहाँ पहुंच गया ये, यहाँ नीचे आ गया, यहाँ। अब पहले यहाँ था ये, यहाँ से यहाँ आ गया। तो बताइए इस रूम का वॉल्यूम कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? पहले ये यहाँ था तो इतना वॉल्यूम था, अब नीचे आ गया तो इतना वॉल्यूम हो गया। तो बताइए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है सर, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इसका। तो इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। इसमें प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो एयर कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। एक बार फिर समझो, मैंने कहा अपनी जो चेस्ट कैविटी है, थोरेसिस कैविटी है, उसको एज ए रूम मान लो आप लोग, इसको एक कमरा समझ लो। ये नीचे की तरफ डायाफ्राम है, सिर्फ डायाफ्राम ही बता रहा हूं, रिब्स तो फिर बताऊंगा। तो डायाफ्राम इस फेज में है, तो इस डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ ले आएंगे इसको।
जो मसल्स है डायफ्राम की, उसने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन चेंज करने की वजह से इस थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। क्यों? पहले ये यहां था, अब कहां गया? नीचे की तरफ। तो इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसका प्रेशर कम है, बाहर ज्यादा है, तो प्रेशर यानी एयर कहां से कहां मूव करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इस तरीके से पहला स्टेप हो गया ब्रीथिंग का, यानी इनहेल का। दूसरा स्टेप रिब्स के बारे में कहता है। जो रिब्स है ना, जो रिब्स है, आप जैसे ही सांस लेते हो तो ये रिब्स ऊपर की तरफ और थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती है। रिब्स क्या करती है बेटा? ऊपर की तरफ उठती है और बाहर की तरफ निकलती है, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और प्रेशर डिक्रीज होगा तो एयर अंदर जाएगी लंग्स के। ठीक है, दो मेन ऑर्गन हेल्प कर रहे हैं यहां पर रेस्पिरेशन में। कौन कौन? एक तो रिब्स कर रही है और दूसरा कौन कर रहा है बेटा? डायफ्राम। ये बात क्लियर है आप लोगों की? तो अगला पॉइंट बताऊं मैं। जिस टाइम एक्सहेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे, उस दौरान क्या हो जाएगा? ये डायफ्राम अपनी सेम पोजीशन पर चला जाएगा। यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। वॉल्यूम है डिक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज। प्रेशर अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो फिर अंदर से बाहर चली जाएगी जो एयर है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है वो हम अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। यहां तक करवाया है, एक बार आप लोगों को रीड आउट करना है। फिर भी आपको लगता है सर यहां कोई प्रॉब्लम एक बार दोबारा बता दिया जाए, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। एक और बात, हर एक चैप्टर की मतलब टॉपिक वाइज वीडियो डालने से अच्छा है आप लोगों को कंटिन्यूस चैप्टर मिलते रहें। तो आप लोग सपोर्ट करो भाई, इस चीज़ को बताओ सर ये चीज़ हमें और करनी है, तभी कर पाएंगे। अगर मैं अकेला यहाँ लगा हुआ हूँ, आप लोग मेरे को बता ही नहीं पा रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, तो मेरे को भी ये लगता है बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं है। सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, बच्चे मेहनत नहीं कर रहे। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, आप सबको आगे पहुँचाई जाती है। आप इसको देखो, कंप्लीट देखो, समझो। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है आप पूछो। आप लोग कमेंट में कुछ पूछते ही नहीं हो, फिर ये लगता है नहीं बच्चों का शायद मन ही नहीं है देखने का। थोड़ा सा हेल्प करो भाई आप लोग भी, जितना हम लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी मेहनत करो। पीछे की जितनी वीडियो है प्लीज़ एक बार देखो। एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 10th क्लास की अलग है, 9th क्लास की अलग है। एक एक करके उनको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। थैंक यू।